नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में धामी सरकार सीएम धामी के कुशल नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है, लेकिन सरकार की चिंता दायित्वधारियों को लेकर है, जिनका प्रदर्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा। हाल में धामी सरकार ने प्रदेश के अलग अलग विभागों के दायित्वधारी की सूची जारी की थी, जो विभागों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। लेकिन 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी दायित्वधारियों का जश्न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लगभग ज्यादातर दायित्वधारी अभी तक फिसड्डी साबित हुए। दायित्वधारियों में कुछ ऐसे नाम हैं जैसे हेमराज बिष्ट, ओम प्रकाश जमदग्नि, श्याम अग्रवाल, विनय रुहेला, भवन विक्रम डबरा, जो बेहतर काम कर रहे हैं, अपने से संबंधित विभागों में सक्रिय नजर आ रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिससे सरकार को विकास की योजनाओं में आम जनता को जोड़ने में मदद मिल सके, विकास का पहिया तेज गति से घूम सके। लेकिन कुछ ऐसे भी दायित्वधारी हैं जो सिर्फ फोटो खिंचवाने और सीएम को चेहरा दिखाने में ही व्यस्त हैं। आपको बता देंगे कि इन दायित्वधारी को लाखों में तनख्वाह मिलती है, सुविधा मिलती है, लेकिन यही दायित्वधारी आप अपने दायित्वों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। दायित्वधारियों के कामकाज को लेकर बीजेपी उम्मीद जता रही है कि जो दायित्व उन्हें मिले हैं उसका बेहतर उपयोग उनके द्वारा किया जाएगा और उसके बेहतर परिणाम प्रदेश हित में आएंगे। लेकिन कांग्रेस सिर्फ सवाल खड़े कर रही है कि लाखों करोड़ों खर्च करके भी दायित्वधारी सरकार के हेल्पिंग हेड नहीं बन पाए। कांग्रेस का आरोप है कि भ्रष्टाचार में डूबे नेताओं के चलते दायित्वधारी जनता से नहीं मिल पा रहे। आपको सुना देते हैं एक बार किसने क्या पूछा। क्या दिखेंगे, मार खाने की नौबत आ रखी है। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार, पूरे राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, हत्याएं, पूरे राज्य के अंदर विकास ठप पड़ा हुआ है, सड़कें खराब पड़ी हैं, स्मार्ट सिटी में घोटाले हो गए। अब शक्ल कैसे दिखाएंगे बेचारे दायित्वधारी? घोटाले किए इनके नेताओं ने, मंत्रियों ने, और अब मार खाने दायित्वधारी जाएंगे। दायित्वधारी दिखेंगे नहीं। आप अपने कार्यकर्ताओं को ऑब्लाइज करने के लिए बीजेपी ने कोई काम किया है तो उसको क्या कह सकते हैं? उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ऑब्लाइज किया है। जनता का तो पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ही जाता है, जो उनके चाहे मानदेय हो, चाहे उनका खर्चा हो, गाड़ियों का खर्चा हो, दफ्तरों का खर्चा हो, वो तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, लेकिन वो तो व्यर्थ ही जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी जितने भी हमारे दायित्वधारी हैं, उनको पहले भी सरकार के द्वारा जो उनके विभाग दिए गए हैं, उन विभागों की आम जनता तक अधिक से अधिक उनके विभागों की जो कार्य योजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ मिले, इसके लिए उनको कहा गया है। और भारतीय पार्टी संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर जल्द ही जो हमारे दायित्वधारी उनके किस तरह से उनका संगठन में उपयोग किया जाएगा, किस तरह से सरकार में उपयोग किया जाएगा, इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। दायित्वधारियों की सूची जारी की है हरक सिंह नेगी, जनपद चमोली, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंत्री। तो जो सूची है वो भी आपको दिखाएंगे किन किन के नामों की यहाँ पर उस सूची में घोषणा की गई है। सवाल यही है कि जो ज़्यादातर दायित्वधारी हैं वो अभी तक जश्न मना रहे हैं और उनका काम सिर्फ इतना है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ फोटो खिंचवा सके। जनता के बीच में भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो विभागों की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम यहाँ पर मिला है। लेकिन कितने ऐसे दायित्वधारी हैं जो फिलहाल जनता के बीच में बने हुए हैं और जनता की बातों को सुन रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल भी उठाती रही है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि अभी से कांग्रेस भी और बीजेपी भी 2027 की तैयारी भी करने लगी है। ये वो सूची है जिसमें जो नाम शामिल किए गए हैं: ऐश्वर्या रावत, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग; गंगा बिष्ट हैं, उपाध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद। ये दायित्वधारियों की सूची है जो जिम्मेदारी इन लोगों को मिली हुई है।
शांति मेहरा हैं जनपद नैनीताल से उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद। भगवत प्रसाद मकवाना जनपद देहरादून से उपाध्यक्ष उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग। हेमराज बिष्ट उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद उपाध्यक्ष। रामचंद्र गौड़ जनपद चमोली अध्यक्ष हैं वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के। पूरन चंद नैनवाल जनपद अल्मोड़ा उपाध्यक्ष प्रवासी उत्तराखंड परिषद। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं कांग्रेस की तरफ से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभा बंदुनी जी हैं बीजेपी की तरफ से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रभा जी आपसे ही रहेगा। जिस तरीके से सूची जारी की गई है, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं, जो दायित्वधारी हैं, वो गायब नजर आ रहे हैं। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि सीएम धामी के साथ फोटो खिंचा लिया, लेकिन जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो निभाते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार में जितने भी दायित्वधारी हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि उनको जो भी दायित्व दिए गए सरकार ने, क्योंकि काफी समय से ये पद खाली भी पड़े हुए थे, तो उन सब दायित्वधारियों का जो जो अनुभव अपने क्षेत्र में है उसी के आधार पर उनको दायित्व दिए गए हैं। और ये जितने भी हमारे दायित्वधारी हैं वो सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से उनका दायित्व दिया है। उनका जो जो अनुभव जिस क्षेत्र में रहा है उसी के हिसाब से उनको दायित्व दिए गए हैं। और जब सरकार को ये लगा कि जितनी भी हमने जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उनको अच्छी तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए ताकि उन नीतियों का लाभ जनता को मिल सके, तो इसीलिए ये दायित्वधारी जो भी हमारे इतने, मैं कहूँगी, बहुत अनुभवी हैं और जिस प्रकार उनका अपना जनता के साथ उनका एक कनेक्शन रहा है, और मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे वो इन नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सरकार की बहुत ज्यादा प्रदेश में मदद करने वाले हैं। अब हमने ये देखा है कि अभी उनको पद मिले हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, जो मैं कहना चाहूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो दायित्वधारी हैं, ऐसा नहीं है कि उनको आज दायित्व मिला है और वो नया नया जनता के बीच में जाएंगे। जो जितने भी हमारे दायित्वधारी है वो पहले से ही समाज के जो प्रतिष्ठित, मैं कहूंगी, संगठनों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने समाज में बहुत काम किया हुआ है, और जो उनका आने वाले समय में अनुभव है वही आगे जनता के बीच में सरकार की नीतियों को ले जाएगा। तो निश्चित तौर पर वो वहां पर काम भी कर रहे हैं। और अभी हमने देखा है पिछले दिनों, चाहे हमारे अभी खेल की बात करें और ये महिलाओं की बात करें, पर्यावरण दिवस की बात करें, इतने सारे कार्यक्रम राज्य में हुए हैं और इन दायित्वधारियों ने जितने भी हमारे बनाए गए हैं सबने अपनी जो इनकी भूमिका है बहुत अच्छे से निभाई है। उसके लिए जो एक कार्य समिति बनाई गई थी, जिस प्रकार उन सब चीजों को जनता के बीच में ले जाना और कार्यक्रमों को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए, किस प्रकार जनता को बताया जाए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। और जो उनका अनुभव है उससे हम सबको भी सीखने को मिल रहा है। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुभवी हैं और वो निश्चित तौर पर सरकार की मदद अभी भी कर रही है। और आने वाले समय में हम देखेंगे जो प्रदेश की जनता है उससे भी उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है। शांति प्रसाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी जो साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो दायित्वधारी हैं वो सीधे जनता तक पहुंच रहे हैं, अनुभवी लोग हैं, नीतियों पर काम कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, ये देवभूमि उत्तराखंड है और इस वक्त पूरे प्रदेश में 4 धाम यात्रा जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में 7 मंत्री हैं, 8 सांसद हैं, 55 दायित्वधारी हैं, 10 मेयर हैं और 27 नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं। ये पूरी फेरिस्त लगभग 150 के लगभग जाती है। लेकिन आप देखिए ना, 5 सांसद नदारद हैं। किसी को दिखाई दिए हो तो बता दें। राज्यसभा के तो बिल्कुल नहीं दिखाई देते। 5 सांसद नदारद हैं। मंत्रियों का अता पता नहीं है। 5 मंत्री पद खाली हैं। और दायित्वधारियों की आप बात कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे। पूरा प्रदेश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता नेत्रियों या इनके सगे संबंधियों के जो महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोप आ रहे हैं, उससे पूरी देवभूमि इस वक्त आहत है, शर्मसार है।
लगातार इस प्रदेश में हत्याएं हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप देख रहे हैं खनन माफिया लगातार घूम रहे हैं, शराब माफियाओं का बोलबाला है। इस भारतीय जनता पार्टी ने इस देवभूमि को शर्मसार करने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। तो ये बेचारे दायित्वधारी जाएंगे कहाँ और किस मुंह से किसके पास जाएंगे? ये मार खाने थोड़ी जनता के पास जाएंगे। जनता तो इस समय इनसे सवाल पूछिए कि बताइए अंकिता भंडारी में वीआईपी कौन है, कौन है वो वीआईपी? तो उसका जवाब देंगे ये दायित्वधारी। ये पूछ रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी ने लोकसभा में खनन का मुद्दा उठाया था, उसका जवाब दीजिए। तो क्या जवाब देंगे ये दायित्वधारी? ये पूछ रहे हैं कि भाई जो आपकी महिला जिलाध्यक्ष है पूर्व की, जिसका हरिद्वार में ये डर्टी पिक्चर सामने आया है, उस पर बताइए ना आप क्या जवाब देंगे? अभी 2 दिन पहले आपके एक नेता की देहरादून में हत्या हो गई, कहाँ है आपकी कानून व्यवस्था? इन सारे सवालों का जवाब ये दायित्वधारी कैसे देंगे? इसलिए ये सब नदारद हैं। और आप जिसको जश्न कह रहे हैं, मुझे लगता है ये कहीं शोक मना रहे होंगे, जश्न नहीं मना रहे होंगे। इसलिए ये दायित्वधारी कहीं जा नहीं सकते और किस मुंह से जाएंगे, इनका जाना बहुत मुश्किल है। इतने सारा नेतृत्व जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इतना सारा जनता का जो पैसा है, जनता की जो गाड़ी कमाई है टैक्स की, वो इनकी तनख्वाह पर जा रही है इन सब नेताओं के। लेकिन उसके बाद रिजल्ट प्रदेश को क्या मिल रहा है? बच्चियों का यौन शोषण, महिलाओं का यौन शोषण, सड़कों के बुरे हाल, अवैध खनन, अवैध शराब। ठीक है शांति प्रसाद जी। फिरवा जी, साफ तौर पर आरोप है कि ना तो आपके सांसद दिखाई दे रहे हैं, ना आपके उत्तराखंड सरकार के मंत्री दिखाई दे रहे हैं, मंत्री पद आपके खाली पड़े हैं। तो ये जो आपने लिस्ट जारी की है, ये लोग वहां जाकर क्या करेंगे, जनता के बीच में क्या करेंगे? देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं विपक्ष को ये जवाब देना चाहूंगी कि ये कितना झूठ बोलते हैं, कितने भ्रम फैलाते हैं समाज में। ये कम से कम इस बात के सोच ली कि कहीं ना कहीं ये भी जनप्रतिनिधियां विपक्ष है, लेकिन जनता से ही निकल कर आए हैं। 8 सांसद नहीं है, 55 दायित्वधारी अब आप ये देखिए, जो ये राज्यसभा सांसद की ये बात कर रहे हैं अभी विपक्ष से मेरे भाई, इनको पता नहीं है कि जो हमारे महेंद्र भट्ट जी है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो खुद ही राज्यसभा के सांसद हैं। हर प्रतिदिन वो राज्य की बात करते हैं, प्रतिदिन वो मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, प्रतिदिन सरकार के साथ बैठक करते हैं, प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम जनता के बीच में चलते हैं। और रोज मेरी बहन हमारे विधायक को, हमारे मंत्री उनको बोलिए सुन लीजिए, सुनने की क्षमता क्यों नहीं है? क्यों इतने बौखलाए हुए हैं शांति प्रसाद जी? अपने आप उन्होंने जितना झूठ बोलना था अपनी बारी में बोल दिया, तो अब सुनने की क्षमता भी रखिए ना। ये बात को जवाब दिया जा रहा है तो सुन लीजिए मेरी बात को। तो अब मैं आपको ये कहना चाहूंगी पुष्पेंद्र जी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आज कांग्रेस उससे बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। इनके अंदर एक ऐसी घबराहट फैल गई है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। इस मुंह से 2027 का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके जो आपसी नेता हम देख रहे हैं आजकल आपस में एक दूसरे को लठ मारने में लगे हुए हैं, वो भी इनके वरिष्ठ नेता जिनके दम पर इनकी पार्टी चलती है। इनके हरक सिंह रावत जी देख लो, हरीश रावत जी देख लो, जिनके नहीं फिरवा जी, अगर मिशन 2027 की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी तो कई बड़े मुद्दे लेकर चल रही है। जी पुष्पेंद्र जी, अगर मिशन 2027 की बात करते हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से तैयारी भी की जा रही है, कांग्रेस की पास तो मुद्दे भी हैं, वो लगातार अंकिता भंडारी का मुद्दा भी उठाने से लगी हुई है और अभी जो हरिद्वार वाला मामला हुआ था उसको भी आगे करने से लगे हुए हैं। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये इनके पास ये मुद्दा नहीं है। देखिए जो अंकिता भंडारी का, हमारी बेटी का जो केस हुआ था, जो दोषी थे, आज वो जब से वो केस हुआ था वो सलाखों के पीछे हैं और उनको न्यायालय ने जो सजा दी है, उनको आजीवन कारावास की सजा दी है। और ये मैं ये कहूंगी, ये हमारी सरकार की सख्त पैरवी हमने करी थी अदालत में जाके, तभी उनको आजीवन कारावास हुआ है। और उसके बाद हमने देखा है जब से वो जेल गए, दोषियों को एक दिन के लिए भी बेल नहीं मिल पाई। अच्छा, और जो ये हरिद्वार बार बार हरिद्वार कह रहे हैं, फिरवा जी मेरा सवाल ये है कि धामी सरकार ने, धामी जी ने उत्तराखंड में जो भी काम किए हैं उनसे एक तरह की नजीर पेश हुई है, तो इन घटनाओं को, ये घटनाएं रुक जाएं, कुछ ऐसी नजीर आज तक पेश नहीं हुई। अभी आपने कहा कि अंकिता भंडारी वाले मामले में सजा मिली है, लेकिन फिर भी जो घटनाएं हैं वो तो नहीं रुक रही उत्तराखंड में। देखिए पुष्पेंद्र जी, आज हमारे राज्य में जो सरकार की नीतियां हैं, जीरो टॉलरेंस की नीतियां हैं
और जिस प्रकार कांग्रेस के शासन में हमने भ्रष्टाचार देखा, जिस प्रकार हमने खनन देखा, शराब के अवैध, इनके तो मुख्यमंत्री ने अपना ब्रांड खोला हुआ था शराब का, डेनिस ब्रांड, शायद ये भूल चुके हैं क्योंकि बाद में उसको बंद कर दिया। तो आप ये देखिए, इनके शासन में तो प्रदेश का मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त, अवैध, मैं कहूंगी शराब के ब्रांड खोलने में बिल्कुल सबसे आगे। तो ये कौन सी बात आज राज्य में कर रहे हैं और क्या इनके पास मुद्दा है? और भारतीय जनता पार्टी तो चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बड़े से बड़े आईपीएस हो, चाहे बड़े से बड़े मैं कहूंगी आईएएस अधिकार हो, आज अगर उनको सजा देने का काम किसी सरकार ने किया है पुष्पेंद्र जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे राज्य में है। आज तक का इतिहास है उत्तराखंड में कि किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी आईएएस तक को जो सजा देने की हिम्मत दिखाई। ठीक है, ठीक है शांति प्रसाद जी, राज्य की जनता में संतोष है कि जो ठीक है प्रभा जी, ठीक है शांति प्रसाद जी जवाब दे रहे हैं। ईमानदार तरीके से काम कर रही है और हमारे पास देहरादून नगर निगम का आया जो भर्ती घोटाले का मामला है, मीडिया की सुर्खियों में है। ये दो बड़े घोटाले अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने आए हैं और पूर्व के इनके घोटाले आपको पता है, चाहे कुंभ का घोटाला हो, पॉली हाउस घोटाला हो, दवा घोटाला हो, ढैंचा बीज घोटाला हो, स्टडिया घोटाला हो, बहुत सारे ऐसे इनके, ये राज्य के और केंद्र स्तर के अलग हैं। ये पार्टी केवल घोटालों की पार्टी है, महिलाओं के यौन शोषण की आरोपी पार्टी है। इस पार्टी के राज में न महिलाएं सुरक्षित है, न छात्र सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। ये पार्टी बिल्कुल भी किसी काम के ये लोग नहीं है। इनके आपने हरिद्वार से लेकर इनके मंडल अध्यक्षों को देखा कैसे यौन शोषण के आरोप में, हमारे पास फिर इनके खिलाफ आरोप होगी और सब बहुत सारे न्यायालयों में चल रहे हैं, न्यायालयों में गतिमान है। अभी जो देहरादून नगर निगम का घोटाला हुआ है उस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तब जाकर इन्होंने एफआईआर की है, अब जांच चल रही है, देखते हैं क्या होता है। नहीं शांति प्रसाद जी, यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां थी वो भी गिनवा दी और कुछ जो बातें थी आपने वो भी उजागर कर दी, कब भ्रष्टाचार हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और अभी आपने जो हरिद्वार नगर निगम का मामला है वो भी बता दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में इतनी कमियां हैं तो फिर आपको क्यों जन समर्थन नहीं मिल पाता? पुष्पेंद्र जी, हमको जन समर्थन मिल रहा है, लोग समझते हैं, लेकिन इनका जो तरीका है, इनका जो तौर तरीका है, इनका जो चुनाव प्रबंधन है, आज हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत शानदार तरीके से एक आर्टिकल में उसको बताया है। मुझे लगता है आप सबने वो आर्टिकल देखा होगा, किस तरह से ये चुनावी प्रबंधन को चुरा लेते हैं, वो सब आपने देखा है। बहुत बड़ा आर्टिकल है, आप जरूर देखिएगा। मेरा आपके दर्शकों से भी निवेदन है, माननीय राहुल गांधी जी ने अपने पोस्ट पर उसको पोस्ट किया है, एक अखबार की बड़ी हेडलाइन है, उसमें हमने डिटेल से इस बात को बताया है कि किस तरह से चुनाव की भी ये चोरी कर लेते हैं। ये पार्टी ऐसी है तो क्या करेंगे आप? लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी, संविधान को मानती नहीं है, संविधान सम्मत बातों को मानती नहीं है, नियम कानूनों को मानती नहीं है। नहीं तो शांति प्रसाद जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पर ये सब कुछ करने से लगी हुई है तो फिर तो कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, हम जनता को हमेशा सर्वोपरि मानते हैं, जनता को जनार्दन मानते हैं। हाँ। और निश्चित रूप से महान जनता पर हमारा पूरा भरोसा है, इस देश के संविधान पर भरोसा है और हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। भले ही हम चुनाव हार रहे हों, लेकिन हम संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, जनता के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। जनता को सर माथे रखते हुए जनता का जो निर्देश होता है उसी के अनुकूल काम करते हैं। जनता ने हमको अपोजिशन में बिठाया तो हम अपोजिशन का काम कर रहे हैं, ये भी जन सेवा है, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो। तो अभी शांति प्रसाद जी आप बोल रहे हैं जो राहुल गांधी जी का आर्टिकल है उसको लेकर बात कर रहे हैं कि चुनाव में कैसे धांधली होती है, और अभी आप ये बात स्वीकार भी कर रहे हैं कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है। शांति प्रसाद जी। जी जी हाँ, मैं पुष्पेंद्र जी यही कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, पंच से लेके प्रधान, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डबल ट्रिपल पता नहीं कितने इंजनों की सरकार दे दिए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस तरह के हाल हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनता क्या इस समय सोच रही होगी कि हमने किस समय इनको क्यों मत दिया और कैसे मत दिया। इस समय तो लोग अपना माथा पीट रहे हैं, कैसे लोगों को हमने चुनाव कर जीत कर भेजा, जिन्होंने हमारा सर वो भी देवभूमि का शर्मसार कर दिया। ऐसे लोगों को हमने जनप्रतिनिधि बनाया, ऐसे लोगों की हमने सरकार बनाई है। अरे जनता, लोकतंत्र में सरकारें लोकलाज से चलती हैं पुष्पेंद्र जी, इस पार्टी में लोकलाज नाम की कोई चीज नहीं बची है। ठीक है, ठीक है प्रभा जी। जी पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँ। ये बार बार राहुल गांधी जी के आर्टिकल का बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम सबको पता है कि पूरे देश में राहुल गांधी जी को कौन कितनी गंभीरता से लेता है।
सब लेते हैं गंभीरता से, लीडर ऑपोजिशन है, ध्यान रखिएगा, लीडर ऑपोजिशन है, यही गंभीरता है कि वो लीडर ऑपोजिशन है। ये घोटालों की पहले तो इनको बोलो अपने लीडर ऑपोजिशन है मैडम, ध्यान रखिएगा, अपने देश की जो हमारी संस्कृति है उसका सम्मान करना सीखें। इनके राहुल गांधी जी विदेशों में जाते हैं और अपने वहाँ पर जाके देश को बांटने की बात करते हैं। जब आपके प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं फिर क्या होता है, उस पर भी जवाब दीजिए। आपके दो प्रधानमंत्री इतिहास में कोई पाकिस्तान नहीं गया, आपके 2 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए, वहाँ बिरयानी खाकर आए हैं, और एल.के. आडवाणी जी तो जिन्ना की मजार पर सर झुकाकर आए हैं। ऐसी बात करती हैं आप। कभी इनको भारत रत्न हमारा कोई प्रधानमंत्री आज तक दुश्मन देश में नहीं किया है। संविधान का इनके वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने त्याग पत्र दे दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कांग्रेस की सरकार में पहले विधि मंत्री थे जिन्होंने संविधान को बनाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति होते थे, पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री होते थे। मत भूलिए आप, कांग्रेस ने ही इस देश को आजादी दिलाई, कांग्रेस ने ही संविधान को बनाया है, और उसी संविधान में हमको वहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी है। हम सब उसी संविधान के तहत ये सब बातें कर रहे हैं, राज्य की जनता हो, वरना आप और हम ऐसे बैठे हुए नहीं बोलते। कोई भी इनको वोट ना अभी तक वो इनको स्वीकार कर रहे हैं, और आने वाले ठीक है, समय में ठीक भी है, हम ठीक है, देखेंगे ठीक है, कि ठीक इनको है, कोई ठीक है। स्वीकार नहीं करने वाला है। ठीक है शांति प्रसाद जी, अभी क्योंकि कुछ बातें ऐसी देखने को मिली हैं जो कांग्रेस में एक बदलाव देखा जा रहा है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने एक नारा चलाया था, ना जात पर ना पात पर वोट लगेगी हाथ पर। राहुल गांधी जी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे और अब जो हो रही है उसको अपनी जीत भी मान लिया उन्होंने। पुष्पेंद्र जी, राहुल गांधी जी जो भी बात करते हैं वो बात एक लंबी लकीर होती है, उस बात का देर सवेर परिणाम सामने आता है, और देश की तो सरकार है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने तो कभी जात पात की बात नहीं की ना। सरकार ने भी मान लिया कि जातीय जनगणना कराएंगे, तो राहुल गांधी जी ने तो मुद्दा उठाया, उसको सरकार ने मान लिया है। तो जो मुद्दे राहुल गांधी जी उठाते हैं उनको सरकार को मानना पड़ता है, झुकना पड़ता है। आपने 3 काले कृषि कानूनों का हाल देखा, राहुल जी ने उठाया तो वापस लेने पड़े। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। नहीं, शांति प्रसाद जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी जी ने कभी भी जात पात की बात नहीं की, तो राहुल गांधी जी क्यों कर रहे हैं, मेरा कहना ये था। पहले राहुल जी अपनी जात के बारे में तो बताएं। नहीं, ये नहीं ना। पुष्पेंद्र जी, मैं आपको ये कहूंगी कि जब उन्होंने जाति जनगणना की बात उठाई, ठीक है, सरकार ने मानी, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं था कि सरकार ये काम करेगी। उनको ये लगता था मैं सिर्फ बात करूंगा और सरकार इसको नहीं मानेगी। जब इनकी सरकार थी 2012 में, जब जनगणना हुई थी, इन्होंने करवाई थी ना, 2002 से 12 तक 13 तक इनकी सरकार नहीं। चलिए ठीक है प्रभा जी, वैसे भी वो मुद्दा थोड़ा अलग है, लेकिन सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि जो दायित्वधारी आपके हैं वो कब तक जश्न मनाते रहेंगे, जनता के बीच में भी जाएं, और वहां पर जो अभी आपने कहा कि अनुभवी लोग हैं, नीतियों पर काम किया जा रहा है, तो ऐसा देखने को तो फिलहाल नहीं मिल पा रहा है और समय भी कम है। आप दोनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद भी करना चाहूँगा। प्रभा जी, शांति प्रसाद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल वही, आखिर कहाँ है दायित्वधारी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।